हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी। आज मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं कुछ, आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। जैसे पहला प्रश्न इस तरह है, दूसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न, चौथा प्रश्न, पांचवा प्रश्न। बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, 50 प्रश्न हैं और मैं लेकर उपस्थित हुई हूँ जो सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये एनसीईआरटी पर आधारित ये प्रश्न हैं। आइए देखते हैं उन प्रश्नों को। इससे पहले कि सेशन स्टार्ट करो, जितने लोग के पास ये वीडियो जा रहा है प्लीज़ इस चैनल को लाइक कर दीजिएगा। ईमानदारी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी से घेंघा रोग होता है? पहला है नाइट्रोजन, दूसरा है कैल्शियम, तीसरा है फास्फोरस, चौथा आयोडीन। तो किसकी कमी से घेंघा रोग होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। कैल्शियम की कमी से क्या होता है? कैल्शियम की कमी से रिकेट्स होता है, शरीर सूख जाता है और हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। नाइट्रोजन की कमी से क्या होता है? नाइट्रोजन की कमी से पौधों में रोग होता है और ये क्लोरोसिस कहलाता है। और इसकी लक्षण क्या है? पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं। फास्फोरस की कमी से भी हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? पहला ऑप्शन है फैराडे का नियम, दूसरा ऑप्शन है हुक का नियम, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन का नियम, चौथा ऑप्शन है आइंस्टीन का नियम। तो पावर ट्रांसफार्मर की कार्यप्रणाली का सिद्धांत किस नियम पर आधारित है? तो फैराडे के नियम पर आधारित है। फैराडे के नियम पर आधारित है। और ये क्या होता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत है। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत होते हैं और ये नियम किसने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। हुक का नियम किसने दिया था? रॉबर्ट हुक ने दिया था, इसलिए हुक का नियम कहते हैं। न्यूटन का नियम बल का नियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगों का उदाहरण है? रडार सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार के तरंगों का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है सूक्ष्म तरंगे, दूसरा ऑप्शन है इंफ्रारेड तरंगे, तीसरा ऑप्शन है इंफ्रासोनिक तरंगे, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे किस प्रकार की तरंगे का उपयोग किया जाता है? तो वे कैसी तरंगे होती हैं? वे होती हैं सूक्ष्म तरंगे। कैसी तरंगे होती हैं? सूक्ष्म तरंगे होती हैं। इंफ्रारेड तरंगे क्या होती हैं? और रक्त जो किरण होती है उसी को इंफ्रारेड तरंग कहते हैं। और रक्त किरण को इंफ्रारेड तरंगे, जैसे टीवी हुआ, टीवी रिमोट कंट्रोल में, ये सभी में इंफ्रारेड तरंगे का उपयोग किया जाता है। ये कौन सी तरंगे होते हैं? चुंबकीय तरंगे होती हैं। इंफ्रासोनिक ये ध्वनि तरंगे होती हैं। इंफ्रासोनिक ये ध्वनि तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे? ध्वनि तरंगे होती हैं। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज होती है। इसकी आवृत्ति कितनी होती है? 20 हर्ट्ज होती है। इसे अपश्रव्य तरंगे कहते हैं। इसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? अपश्रव्य तरंगे, मतलब सुना नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे नापी जाती है? उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन, यानी कि गति करते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे नापते हैं? पहला ऑप्शन है बैरोमीटर, दूसरा ऑप्शन है एनीमोमीटर, तीसरा ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, चौथा ऑप्शन है स्ट्रोबोस्कोप। तो एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन ये स्ट्रोबोस्कोप से नापी जाती है। स्ट्रोबोस्कोप से नापी जाती है। बैरोमीटर से क्या नापते हैं? वायुमंडलीय दाब नापते हैं। वायुमंडलीय दाब नापते हैं। वायुमंडलीय दाब नापते हैं। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? हवा की गति। एनीमोमीटर से क्या नापते हैं? हवा की गति मापते हैं। हवा की गति मापते हैं। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? आर्द्रता मापते हैं। आर्द्रता, नमी, आर्द्रता मापी भी इसे कहते हैं। और स्टेथोस्कोप से ये घूर्णन नापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। पहला ऑप्शन है मच्छर, दूसरा ऑप्शन है मक्खी, तीसरा ऑप्शन है चूहा, चौथा ऑप्शन है ये सभी।
तो प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक कौन है? तो मच्छर है। एनाफिलीज मच्छर जो होते हैं वे प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है भौतिक अभिक्रिया, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया, तीसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ती अभिक्रिया, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगना, लोहे पर जंग लगना एक आयरन ऑक्साइड बन जाता है, आयरन ऑक्साइड का परत बन जाता है, इसलिए लोहे पर जंग हो जाता है, इसलिए यह रासायनिक अभिक्रिया, इसका राइट आंसर होगा रासायनिक अभिक्रिया है। भौतिक अभिक्रिया क्या होता है? जैसे पानी से बर्फ बना, उसकी जो मतलब मेन पार्ट होते हैं वो नहीं बदलते, मतलब उसका रूप रूप बदल जाता है, लेकिन गुण जो वही रहते हैं। जैसे बर्फ है, बर्फ से पानी बदलता है, और पानी से बर्फ से पानी बदलता है, पानी से बर्फ हम बना सकते हैं, तो इसलिए यह भौतिक अभिक्रिया बर्फ से हुआ। तौलिए में पानी सूखना, स्थान परिवर्तित हो रहा लेकिन अवस्था परिवर्तित नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पृथ्वी के घूर्णन की गति कितनी है? पहला ऑप्शन है 28 किलोमीटर प्रति मिनट, दूसरा ऑप्शन है 30 किलोमीटर प्रति मिनट, चौथा ऑप्शन है 36 किलोमीटर प्रति मिनट, और चौथा ऑप्शन है 50 किलोमीटर प्रति मिनट। तो पृथ्वी की घूर्णन की गति कितनी होती है? 1670 किलोमीटर प्रति हावर होती। इसको जब हम मतलब उसमें चेंज करेंगे 1670 किलोमीटर प्रति हावर, जब इसको हम मिनट में चेंज करेंगे, यहाँ हावर है, मिनट में जब चेंज करेंगे तो 1670 किलोमीटर बटे 60 से भाग करेंगे तो ये तो मिनट में आ जाएगा, तो 1010, और इससे जब काटेंगे तो 27 दशमलव कुछ आता है, तो यानी कि इसका राइट हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा 28 किलोमीटर प्रति हावर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? निम्न में से किस वैज्ञानिक ने विकासवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पहला ऑप्शन है डार्विन, दूसरा ऑप्शन है मैक्सवेल, तीसरा ऑप्शन है न्यूटन, चौथा ऑप्शन है जॉनसन। जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्लीज़ एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ईमानदारी से ये एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और मैक्सवेल ने किया था विद्युत चुंबकत्व की गति का सिद्धांत दिया था, विद्युत चुंबकत्व की गति का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पहला ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है एसिटिक अम्ल, तीसरा ऑप्शन है मेथनोइक अम्ल, चौथा ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल। तो चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल को मेथनोइक अम्ल कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होगा? HCOOOH, फॉर्मिक अम्ल का। और एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? CH3COO, एथनोइक हो गया H, ये होता है। और ये कहाँ पाया जाता है? तो ये सिरके में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरके में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल नींबू और संतरे खट्टे फलों में पाए जाते हैं। लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है? दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, दही में। और सिट्रिक अम्ल नींबू संतरे में पाया जाता है, नींबू संतरे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो जंग लगने पर भार में क्या परिवर्तन होगा? पहला ऑप्शन है कम हो जाता है, दूसरा ऑप्शन है बढ़ जाता है, तीसरा ऑप्शन है समान रहता है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जंग लगे हुए लोहे पर क्या हो जम जाता है? कौन सी परत? आयरन ऑक्साइड की परत जम जाती है, तो इसलिए उसका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, इसलिए उसका वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? किस यंत्र के द्वारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है फोटोवोल्टिक अम्ल, दूसरा ऑप्शन है डेलियन सेल, तीसरा ऑप्शन है ड्राई सेल, चौथा ऑप्शन है गैल्वेनिक सेल। तो फोटोवोल्टिक सेल के द्वारा क्या होता है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ए। डेनियल सेल के क्या होता है? डेनियल सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ड्राई सेल क्या होता है? ड्राई रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ऊर्जा पैदा
रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा ऊर्जा पैदा करती है, ये ड्राई सेल होता है। और गैल्वेनिक सेल क्या होता है, तो गैल्वेनिक सेल भी क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डेनियल जो सेल है इसी गैल्वेनिक सेल का एक प्रकार है, डेनियल सेल इसी गैल्वेनिक सेल का एक प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के त्वरण का मान क्या होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है -1, तीसरा ऑप्शन है 1, चौथा ऑप्शन है 9.8। तो इसका राइट जवाब होगा 0 हो जाता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान 0 हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि दूरी बढ़ने पर, दूरी जब बढ़ती है तो त्वरण घटता है। मतलब दूरी जब बढ़ेगी तो त्वरण का मान घटता है, और दूरी घटेगी तो त्वरण का मान बढ़ेगा। और पृथ्वी की सतह पर मतलब पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण के पृथ्वी के सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान कितना होता है, 9.8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम तापमान को मापने के लिए मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। कम तापमान को मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, दूसरा ऑप्शन है क्रायोमीटर, तीसरा ऑप्शन है पायरोमीटर, चौथा ऑप्शन है टेकोमीटर। तो कम तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किए जाते हैं, क्रायोमीटर का प्रयोग किया जाता है। और हाइग्रोमीटर आर्द्रता मापी है, आर्द्रता मापा जाता है, अभी हमने बताया आर्द्रता। और पायरोमीटर क्या होता है, दूर की वस्तुओं के तापमान को, दूर की वस्तुएं के तापमान को मापते हैं। तापमान को। टेकोमीटर क्या होता है, टेकोमीटर किसी गतिशील वस्तु की घूर्णन गति मापते हैं, टेकोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। मनुष्य के सुनने की क्षमता कितनी होती है। पहला ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 2000 हर्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तीसरा ऑप्शन है 20 हर्ट्ज से अधिक, चौथा ऑप्शन है 200 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। तो मनुष्य के सुनने की क्षमता 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, यानी कि 20 हर्ट्ज से कम नहीं होना चाहिए और 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। यदि निर्वात में लोहा, कागज, पत्थर के टुकड़े को एक साथ गिराया जाता है तो कौन पृथ्वी की सतह पर सबसे पहले गिरेगा। तो पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा ऑप्शन है कागज, तीसरा ऑप्शन है पत्थर, चौथा ऑप्शन है तीनों एक साथ। तो इसका राइट जवाब होगा तीनों एक साथ एक ही समय पर गिरेंगी, क्योंकि निर्वात में हवा का प्रतिरोध नहीं होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक है। पहला ऑप्शन है क्वार्ट्ज, दूसरा ऑप्शन है माइका, तीसरा ऑप्शन है सिलिका, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में से कांच का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा, सिलिका। इसका राइट जवाब क्या होगा, सिलिका होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था। ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने लोग के पास ये वीडियो जा रहा है प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये हम सभी प्रश्नों से लेकर उपस्थित हुए हैं, ये सभी प्रश्न सभी मतलब पेपर से लेकर उपस्थित हुए हैं। पहला ऑप्शन है मैक्सवेल, दूसरा ऑप्शन है पास्कल, तीसरा ऑप्शन है जॉन डाल्टन, चौथा ऑप्शन है न्यूटन। पदार्थ के परमाणु सिद्धांत का किस वैज्ञानिक ने दिया था, तो किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था। पास्कल ने क्या किया था, पास्कल ने पास्कल का नियम दिया था, और ब्लेज पास्कल इनका पूरा नाम है। 1647 ईस्वी में इन्होंने पास्कल का नियम दिया था। पास्कल नियम क्या है, किसी स्थिर द्रव पर लगाया गया दाब सभी दिशाओं में समान होता है। और न्यूटन ने तो बल का नियम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वॉशिंग मशीन ऐसा होता है, उसमें गोल गोल कपड़े को नचाता है और उस पर कौन सा सिद्धांत कार्य करता है? तो अपकेंद्रीय बल का कार्य करता है। ऐसे सभी एक ही केंद्र पर क्या करते हैं? बल लगाते हैं। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? अपकेंद्रीय पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आघूर्ण बल की एसआई। आघूर्ण बल की एसआई क्या है? पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन में मीटर, तीसरा ऑप्शन है मीटर प्रति सेकेंड, चौथा ऑप्शन है ओम। तो आघूर्ण बल की एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर होता है। इसका राइट जवाब क्या होगा? बी होता है। और यह कैसी राशि है? यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। और विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है। न्यूटन किसका मात्रक है? बल का मात्रक न्यूटन होता है। मीटर प्रति सेकंड वेग का मात्रक होता है। मीटर प्रति सेकंड वेग चाल का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? अल्जाइमर रोग मानव शरीर के किस अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा ऑप्शन है फेफड़ा। अल्जाइमर जो रोग है मानव शरीर के किस यंत्र को प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क को प्रभावित करता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसका राइट जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है हीमोफीलिया, दूसरा ऑप्शन है हेमेटोपाइसिस, तीसरा ऑप्शन है ल्यूकेमिया, चौथा ऑप्शन है पॉलीसिथेमिया। तो अस्थिमज्जा में रुधिर कणिकाओं के निर्माण को क्या कहा जाता है? हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेमेटोपाइसिस कहा जाता है। हीमोफीलिया क्या होता है? यह एक प्रकार का विकार है जिसकी वजह से रुधिर का थक्का नहीं बनता। रुधिर का थक्का नहीं बनता। नहीं। और ल्यूकेमिया क्या होता है? ल्यूकेमिया क्या है? ये श्वेत रक्त कणिकाओं का कैंसर है। किसका? श्वेत रक्त कणिकाओं का कैंसर है। श्वेत रक्त कणिकाओं का कैंसर है। पॉलीसिथीमिया क्या है? यह भी एक प्रकार का विकार है जिससे लाल रुधिर कणिकाओं की संख्या बढ़ जाती है। इससे अनेक प्रकार के रोग पैदा हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लोरोसेंट लैंप में चौक के उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के प्रवाह को कम करना, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के प्रवाह को बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध को कम करना, चौथा ऑप्शन है प्रतिरोध का बढ़ाना। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का मुख्य कार्य क्या है? तो पहला ऑप्शन है विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के प्रभाव को बढ़ाना, तीसरा ऑप्शन है प्रतिरोध को कम करना, चौथा ऑप्शन प्रतिरोध को बढ़ाना। तो चौक का मुख्य कार्य है कि विद्युत धारा के प्रभाव को कम करना, क्योंकि अगर नहीं चौक नहीं लगाया जाएगा तो अपनी गति ले लेगा और वो फ्लोरोसेंट लैंप फ्यूज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर हो लेकिन परमाणु संभार भिन्न भिन्न हो तो उस तत्व को क्या कहते हैं? उस तत्व को क्या कहते हैं? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? समस्थानिक कहते हैं। जैसे परमाणु क्रमांक बराबर है, परमाणु संख्या भिन्न, तो उनको समस्थानिक कहते हैं। परमाणु द्रव्यमान संख्या बराबर रहेगा, परमाणु का द्रव्यमान संख्या बराबर रहेगा लेकिन परमाणु क्रमांक अलग अलग, तो उसको समभारिक कहेंगे। और यदि न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होगी तो उनको समन्यूट्रॉनिक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होती है? किस किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होती है? तो इसका राइट जवाब होगा कैथोड किरणों का उत्सर्जन रेडियो एक्टिवता के दौरान नहीं होती है। अल्फा किरणों रेडियोधर्मी परमाणुओं के नाभिक से निकलने होती हैं और ये हीलियम का परमाणु नाभिक होता है। हीलियम का परमाणु नाभिक होता है। गामा किरण के जो परमाणु नाभिक के रेडियोधर्मी क्षय द्वारा उत्सर्जित होते हैं। और बीटा क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय विकिरण है जो परमाणु नाभिक के रेडियो सक्रिय क्षय से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? पहला ऑप्शन है मस्तिष्क, दूसरा ऑप्शन है हृदय, तीसरा ऑप्शन है यकृत, चौथा ऑप्शन है फेफड़े। तो पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क में उपस्थित होती है, मस्तिष्क के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? बी होगा, 0.03% होती है। और ऑक्सीजन कितना परसेंट होता है? ऑक्सीजन 21% होता है। नाइट्रोजन कितना होता है? नाइट्रोजन कितना हो जाता है? 78% होता है, 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? चूने के पानी को कौन दूधिया कर देती है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है ऑक्सीजन। तो इनमें से कौन सी गैस जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कार्बन डाइऑक्साइड जो है चूने के पानी को दूधिया कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? पहला ऑप्शन है प्रिस्टले ने, दूसरा ऑप्शन है कार्ल सीले ने, तीसरा ऑप्शन है विलियम हार्वे ने, चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों ने। तो ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जोसेफ प्रिस्टल ने 1774 ईस्वी में ऑक्सीजन की खोज की थी। इसमें महत्वपूर्ण भूमिका कार्ल सीले ने भी निभाया था। तो इसका राइट जवाब होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? पहला ऑप्शन है 50 किलोमीटर, दूसरा ऑप्शन है 80 किलोमीटर, तीसरा ऑप्शन है 100 किलोमीटर, चौथा ऑप्शन है 120 किलोमीटर। तो कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है? तो 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य हो जाती है। जितने लोग के पास ये वीडियो जा रहा है प्लीज़ सभी लोग एक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा है? हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा हुआ है? पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। तो हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल कितने भागों में बटा है? तो 5 वायुमंडलीय भागों में बटा है। और कौन कौन सा होगा? क्षोभ और समताप मंडल, मध्य मंडल, तापीय मंडल, बहिर्मंडल। ये 5 जो है हमारे पृथ्वी का वायुमंडलीय भाग बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल की सबसे गर्म परत है? सबसे गर्म परत कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है थर्मोस्फीयर, दूसरा ऑप्शन है मेसोस्फीयर, तीसरा ऑप्शन है आयनोस्फीयर, चौथा ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर। तो हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म परत कौन सा है? इसका राइट जवाब होगा ए, थर्मोस्फीयर हमारे वायुमंडल का सबसे गर्म परत है। और सबसे ठंडा कौन सा है? तो मेसोस्फीयर है सबसे ठंडा। मेसोस्फीयर सबसे ठंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सा है? पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा नियान। तो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है? दुनिया की सबसे जहरीली गैस, पहला ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड, दूसरा ऑप्शन है जाइलॉन ब्रोमाइड, तीसरा ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड। तो इस दुनिया की सबसे ज़्यादा जहरीली गैस कौन सी है? सी, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र CO। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? पहला ऑप्शन है आर्गन, दूसरा ऑप्शन है नियान, तीसरा ऑप्शन है जीनॉन, चौथा ऑप्शन है रेडान। तो पृथ्वी की सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस कौन सी है? सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस कौन सी है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? इसका राइट जवाब होगा आर्गन, सबसे ज़्यादा आर्गन। और प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? तो ऑक्सीजन जो है सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा सबसे तत्व पाया जाता है? इस पहला ऑप्शन है हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, तीसरा नियान, चौथा आर्गन। तो कौन सा तत्व? तो तत्व ऑक्सीजन जो है सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। यदि गैस पूछें
तो नाइट्रोजन गैस सबसे अधिक मात्रा पे पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन सही है। हमारी पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है? कौन सी धातु मौजूद है? पहला ऑप्शन है लोहा, दूसरा एल्युमिनियम, तीसरा तांबा, चौथा जिंक। तो हमारी पृथ्वी सबसे अधिक मात्रा में धातु कौन सा मौजूद है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? एल्युमिनियम होगा। इसका राइट जवाब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है? पहला ऑप्शन है कार्बनिक, दूसरा नाइट्रिक, तीसरा सल्फ्यूरिक, चौथा ऑक्जेलिक। तो जैविक अम्ल किसे कहते हैं? तो कार्बनिक अम्ल को जैविक अम्ल कहते हैं। इसका राइट जवाब क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होता है? जो टॉन्सिल होता है उसका मुख्य कार्य क्या है? तो उसका मुख्य कार्य क्या है? रोगाणुओं से लड़ना। टॉन्सिल का मुख्य कार्य क्या होगा? रोगाणुओं से। या तो इसका पहला जवाब है, पहला ऑप्शन है लार का निर्माण करना, दूसरा रोगाणुओं का विनाश करना, तीसरा हार्मोन का स्राव, चौथा खमीर का स्राव। तो इसका राइट जवाब क्या होगा? रोगाणुओं का विनाश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन है अमलगम, दूसरा क्षारीय, तीसरा उत्कृष्ट, चौथा मिश्र धातु। तो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? मिश्र धातु कहते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? पहला ऑप्शन है बुझा चूना, दूसरा ऑप्शन है बिना बुझा चूना, तीसरा ऑप्शन है चूना पत्थर, चौथा ऑप्शन है जिप्सम। तो निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अपक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक मतलब क्या होता है? सूत्र क्या है? CaOH का होल ट्वाइज। ये बुझा हुआ चूना का है। बिना बुझा का फार्मूला क्या है? CaO। ये बिना बुझा चूना का कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है भवनों का, दूसरा ऑप्शन है जीवाश्म का, तीसरा ऑप्शन है पत्थर की, चौथा ऑप्शन है शिशुओं का। तो किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है? तो जीवाश्म का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बनता है? पहला ऑप्शन है पीला, दूसरा लाल, तीसरा सफ़ेद, चौथा मजेंटा। तो यदि लाल और हरे रंग को मिला दिया जाए तो कौन सा कलर बनेगा? पीला कलर बनेगा। कौन सा? पीला कलर। यदि लाल और नीला को मिला दिया जाए तो मजेंटा कलर बनता है। कौन सा कलर बनता है? मजेंटा कलर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुहपका रोग होता है? पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा प्रोटोजोआ, तीसरा विषाणु, चौथा कीट। तो पशुओं में खुरपका और मुहपका किसके कारण होता है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? सी, विषाणुओं के कारण, वायरस के कारण खुरपका और मुहपका रोग होता है एनिमल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है? पहला ऑप्शन है आर्गन और मीथेन, दूसरा ऑप्शन है पारे का वाष्प तथा आर्गन, चौथा ऑप्शन है हीलियम और पारे का वाष्प, चौथा ऑप्शन है हीलियम और आर्गन। तो ट्यूबलाइट में मुख्यतः पारे का वाष्प और आर्गन भरा जाता है। इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? पहला ऑप्शन है क्वथनांक बिंदुओं के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है हिमांक बिंदु के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है गलनांक बिंदु के द्वारा, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट जवाब क्या होगा? तो इसका राइट जवाब होगा गलनांक बिंदु के द्वारा ठोस की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पहला ऑप्शन है संगीत के सिद्धांत पर, दूसरा ऑप्शन है ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर, तीसरा ऑप्शन है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे, चौथा ऑप्शन है समांतर बल के नियम पर। तो भौतिक जो संतुलन है ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका राइट जवाब क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, मतलब यहाँ पे क्या है? सोडियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, प्लेटिनम। तो ये बोल रहा है
यहाँ पे एल्युमिनियम, पोटेशियम, में सभी को तो अच्छे से काटा जाता है, चाकू से आसानी से काटा जाता है। प्लेटिनम को तो काटा ही नहीं जा सकता, तो यहाँ पे नहीं, आसानी से नहीं काटा जा सकता है, तो इसका राइट जवाब होगा डी, प्लेटिनम को आसानी से काटा नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व थे? न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व थे? पहला ऑप्शन है 64, दूसरा 65, तीसरा 56, चौथा 46। तो न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल 56 तत्व थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में स्थितिज ऊर्जा होगी? किस में स्थितिज ऊर्जा होगी? पहला ऑप्शन है बांध के पानी में, दूसरा ऑप्शन है उड़ता वायुयान में, तीसरा गिरता हुआ नॉर्मल है, उपरोक्त सभी में। तो यहाँ पे देखेंगे कि उड़ता हुआ वायुयान और गिरता हुआ, इसमें तो गतिज ऊर्जा होती है, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? गतिज ऊर्जा, क्योंकि गति कर रहा है, बांध का पानी स्थिर रहता है। इसका राइट जवाब यही होगा ए, बांध के पानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। लास्ट हमारा क्वेश्चन है, जी का मान ज्ञात किया था किसने? जी का मान ज्ञात किया था, पहला ऑप्शन है न्यूटन ने, दूसरा ऑप्शन है डाल्टन ने, तीसरा ऑप्शन है जे थॉमसन ने, चौथा ऑप्शन है हेरविग कैंडेल ने। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ये आप लोग के लिए क्वेश्चन का है, मतलब होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग ज़रूर दीजिएगा। तो ये थे हमारे 50 प्रश्न। ऐसे ही क्वेश्चन पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। धन्यवाद।